पूरे मेरे गृह जिला गुड़गांव के आदरणीय पत्रकार छायाकार मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों का कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। आपने अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी सुना है। हमारे प्रभारी और गुड़गांव से आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। इस बार छक्के की तैयारी है। देश में राम लहर चल, जो राम को लाए हैं, देश उनको लेके आने की तैयारी कर। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र मोदी जी की बहुत जरूरत है। ऐसा नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर हम 2024 का चुनाव का श्री गणेश चुनाव कार्यालय खोल करके हमने कर दिया। कुछ लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि कभी ऐसा ना हो, प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार आपने किया है, कभी देश आपका बहिष्कार ना कर दे। आज देश की चारों तरफ की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति है। जीडीपी बढ़ा है, गरीब कल्याण हुआ है, चारों तरफ एक धूम सी मची हुई है। और ये आने वाला जो समय है, हरियाणा की बात कहें, यादराम जैसे पुराने पत्रकार, अनिल आर्य जैसे पूछ लेते हैं कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। कांग्रेस ने आज तक, आप सारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र बैठे हैं, कांग्रेस ने अब तक कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति पूरी नहीं हुई। 90 विधानसभा में हमने 82 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर दिए। एंड यू पीपल ऑल नो दैट बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। जातीय गणना कर रहे थे बिहार में, नीतीश हुए हमारे हैं, अब बाकी भी कई बेचारे पंक्ति में। मुझे इतना ही लगे हाथ आपसे एक छोटा सा सवाल। जी कांग्रेस के उत्थान के लिए और क्या क्या सुझाव है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो कांग्रेस का उत्थान होना नहीं, कांग्रेस का ये समाप्ति का नोट्सडम की भविष्यवाणी है। और उस भविष्यवाणी में आप सब पत्रकार जरूर पढ़ते हो। उसमें ये लिखा है, इटली का एक भाणजा की अध्यक्षता में कांग्रेस का समापन। हरियाणा का सबसे प्रमुख जिला है गुड़गांव, और अब यहाँ के पत्रकार जानते हैं जो भी हरियाणा के अंदर हो रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। और रामविलास जी ने न केवल हरियाणा का बल्कि देश का एक चित्र खींच दिया है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब पिछली बार लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, अपने मन किया था, उसके तुरंत बाद देश के अंदर कोविड का प्रकोप आ लौटा था और 3 साल हम कोविड की वजह से जूझ रहे थे। देश विदेश के अंदर त्राई हो रही थी, वैक्सीन नहीं मिल रही थी, और हिंदुस्तान उभर करके आया एक शक्ति जो कि मेडिकल तौर के ऊपर न केवल अपने देश के लोगों को टीका लगाया, लेकिन बाहर के लोगों को भी टीका लगाया। और
कोविड से पहले हिंदुस्तान को तो यूँ समझा जाया करता था कि भाई ये एक ऐसा देश है जो कुछ ना कुछ विकसित देशों से मांगता रहता है। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, जैसे ही मालूम चला कि जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, बड़े-बड़े मुल्क हैं, जिनको आर्थिक तौर के ऊपर हमारे से अव्वल माना जाया करता था, उन सब की माली हालत चरमरा गई। कोई 2% पे कोविड के बाद जीडीपी बढ़ा पाया, कोई 3% के ऊपर बढ़ा पाया। जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो हमारे ऊपर 200 बरस राज कर गया, कोविड के बाद उनकी भी दर सिर्फ 3% ही निकल पाई। और हमारा जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर गया है, हमारा एवरेज आया 6.5% हमारी बढ़त हुई है पिछले साल के साथ। तो उस तौर के ऊपर आज के दिन भारत एक विकसित रास्ते के ऊपर अच्छी तरह से चलने लग रहा है। और यही रफ्तार अगर रही तो हमारी जब शताब्दी पूरी होगी आज़ादी की, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने संकल्प लिया है, जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से संकल्प यात्रा चलाई गई है, 2047 के अंदर हम सिर्फ अमेरिका और चाइना को छोड़ करके तीसरे स्थान के ऊपर पहुंच जाए। कुछ दिन पहले लोग यूँ कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी शायद ये 2025 तक संभव नहीं। ये बात भी दुरुस्त है क्योंकि कोविड बीच में आ गया तो 2025 तक तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी नहीं बन पाए या नहीं बन पाएंगे। लेकिन उससे 2 साल पीछे 2028 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना संभावित है। और इसी चीज़ के लिए, इसी रफ्तार के लिए मैं समझता हूँ कि सारा देश आज के लिए भारतीय जनता पार्टी के पीछे और नरेंद्र भाई मोदी के पीछे लग रहा है, जुट रहा है। हरियाणा की 10 की 10 सीट हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग देंगे और आने वाले समय के 5 साल और को मिलेगा। कहा जाता है 9 साल में मेट्रो विस्तार का काम एक पंजाबी ने करा। क्यों? देखो, कैबिनेट से तो पास हो गया ना, 5,500 करोड़ रुपए का कैबिनेट ने अगर इसके विस्तार का फैसला ले लिया और प्रधानमंत्री की तरफ से इसका शिलान्यास भी रखा जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जब भी कोई काम का फाउंडेशन स्टोन रखा जाए, उसके फाउंडेशन स्टोन के रखने के तुरंत बाद काम हो जाए। अब हरियाणा सरकार पहली बार इस काम को ले रही है। अभी तक तो दिल्ली की मेट्रो जो थी, उसके माध्यम से अनेक स्थानों के ऊपर मेट्रो का संचालन हुआ था। लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम बाहर के लोगों से क्यों करवाएं, हम पैसा बचाने के लिए हम हरियाणा के तरफ से ही क्यों ना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने अभी एक व्यक्ति नियुक्त किया है मेरे जानकारी के अनुसार, और उसके साथ साथ जैसे ही सारा मामला जैसे कहते हैं कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले ही प्रधानमंत्री इस 5,500 का भी फाउंडेशन स्टोन लगा देंगे। वही बात है कि हरियाणा का जो एरिया है उसके अंदर तो द्वारका एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो गया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार की वजह से कुछ विलम्ब हो गया था क्योंकि वो अपने हिस्से का पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। अब कोई हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले ही कुछ उनके दिमाग में सूझी कि भाई उन्होंने मंजूरी दे दी है तो कुछ पैसा वो अब देने के लिए तैयार हो गए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का आधा हिस्सा हम उद्घाटन करवा लें तो हमको ये लगा कि भी शायद लोग यूँ कहेंगे कि आधे अधूरे काम ये करने लग रहे हैं, पूरा हो जाने के बाद ही इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक दिल्ली का एरिया का नहीं होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उस तौर के ऊपर नहीं होगा। लेकिन हरियाणा वाला जो हिस्सा है वो पर्यटक के लिए चालू है। कौन सी होगी जो जिससे आप करना चाहेंगे और आपको लगता है अगर मेट्रो वगैरह खोले तो पहले पास नहीं तो मेट्रो 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 देखो, मेट्रो का तो
ज़रूरत तो सब समझते ही हैं। आज ट्रैफिक जितना होता है, मैं एक बार लंदन में था, तो वहाँ पर वहाँ के पत्रकार ने मेरे को एक दृश्य दिखाया और उन्होंने कहा कि ये देखो कि 30 लेन का हाईवे जो आपका उस टाइम के वो दिल्ली और गुड़गांव के बीच के अंदर को जो ये वहाँ पे वो हुआ करता था टोल प्लाजा, ये सारे विश्व में किसी भी तरह की कोई फोटो इस तरह की नहीं है कि 30 के 30 लेन भरे हुए हैं और एक जहाँ तक दिखाई देता है इधर को, जहाँ तक दिखाई देता है उधर को, इतना ट्रैफिक यहाँ पर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि गुड़गांव की एक तो मेट्रो की ज़रूरत है। दूसरा जो हमारे ड्राइवर लोग अ, गाड़ियाँ चलाते हैं, रेड लाइट के ऊपर आकर के रोक देते हैं, तो ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, तो मतलब वहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास आज के दिन हरियाणा सरकार कर रही है, लेकिन पूरे तौर के ऊपर नहीं हुआ है कि सिंक्रोनाइज्ड हो। और सिंक्रोनाइज अगर हो जाएगा तो लोग रुकेंगे नहीं, किसी ना टोल प्लाजा पे रुकने की आवश्यकता पड़ेगी, ना लाइट्स के ऊपर रुकने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ट्रैफिक का मैंने कहा है कि इट शुड बी सिंक्रोनाइज ऑल ओवर गुड़गांव। दूसरा हमारा एक दूसरी परियोजना बनी है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो दादरी से चलेगा और हमारे मतलब उसके अंदर मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने का है, पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी अमली जामा पहनाना हमारा लक्ष्य है। तीसरा एक RRTS है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, वो भी दिल्ली से चल करके अब जयपुर तक जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा मतलब प्रयास रहेगा अगर मेरे को दोबारा से मौका पार्टी देती है और पब्लिक। एक सबसे बड़ा सवाल है, एक सामान्य अस्पताल की बात हम्म, बड़ी जरूरत है गुड़गांव में, लोगों को काफी परेशानी, आपने भी वहाँ निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। किसी का सामान्य अस्पताल, सरकारी हाँ, अस्पताल की बात करूँ वो दुर्भाग्य से समय के ऊपर या समय अनुसार वो नहीं हो पाया। इस चीज़ का खेद ही है, ये क्या कह सकता हूँ कि मैं अभी तक हो नहीं पाया है। ये विलम्ब कुछ दो डिपार्टमेंट के बीच के अंदर झगड़ेबाजी रही, तो जो साथ वाला एरिया जो था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसको हेल्थ विभाग को देने में ही बहुत टाइम लग गया। और जब वो मिला तो उसके बाद फिर ये सोचा गया कि इसको 800 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। फिर उसके बारे में दोबारा से चर्चा करी गई कि उसको कट डाउन किया जाए, तो 800 बेड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वो 600 बेड का बनाने की सोची। फिर उन्होंने सोचा कि इतना इंटरनेशनल बनाओ इसको, इंटरनेशनल बिड इनवाइट करो। तो इसके अंदर विलम्ब विलम्ब तो हुआ, ये मैं खुद मान रहा हूँ, लेकिन जब भी बनेगा और अब बनने की कगार के ऊपर है, ये मेरे ख्याल से जो प्राइवेट अस्पताल गुड़गांव के अंदर है, इनकी वजह से आज के दिन गुड़गांव एक मेडिकल इंटरनेशनली मेडिकल हब बन गया है, उनके बराबर की तौर के ऊपर ही हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है। RRTS की आपने बात की, RRTS का अभी बताया, 4 कॉरिडोर है हमारे हरियाणा में, 2 में पहले चरण में बनने थे, दिल्ली टू पानीपत और दिल्ली टू वाया गुड़गांव जयपुर स्टेशन तक पर्सन करना था। अब सुनने में आ रहा है उसको कट कर दिया गया है, धारोड़ा तक बन रहा है, आगे रेवाड़ी कट कर दिया गया है, SNB शाजापुर नीमराना बहरोड का ज्वाइंट स्टेशन था, उसको भी कट कर दिया गया है। तो इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि परियोजना शुरू करने की बजाय काटी जा रही नहीं, थी। ऐसा 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 मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। जयपुर तक बनाने की हमारा लक्ष्य है। रेवाड़ी के साथ एक वो अलग से जोड़ना था, एक स्पर देना था। नहीं, वो सर उसको तो अभी हाईवे के साथ-साथ फाइनल किया गया है। अभी उसको पहले चरण में फाइनल अलवर तक था, उसको काट करके एसएनबी तक किया गया, एसएनबी भी अब कट कर दिया, उसको धारोड़ा तक कर दिया। रेवाड़ी स्टेशन भी हटा दिया, MBIR मानेसर पावर इन्वेस्टमेंट रीजन का वो स्टेशन भी हटा दिया, दोनों स्टेशन कट कर दिया। तो आपको ज़्यादा जानकारी है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है उसको टेकअप आज ज्ञान में आज इसको टेकअप अगर हम करते हैं तो हम तो वही अपना लक्ष्य पूरा रखेंगे कि भाई RRTS रेवाड़ी को भी शामिल हो उसके अंदर और आगे अलवर तक। सर एक छोटा सा खिड़की जोड़ रहा है लोकसभा के दौरान हमेशा राजनीति होती है, तब सीएम साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जल्दी से राय साथ में लोकसभा के अगले 2-3 महीनों में केवल राजनीतिक स्टेटमेंट के अलावा आज तक की खिड़की जोड़ा को आगे करने का काम देखिए इसमें एक तो जो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए
उसको हटाना हिलाना वो कोर्ट में चला जाता और हमको हट जाना उसके लिए भरना पड़ता, तो वो थोड़ी सी दिक्कत थी। तो जो भी शिफ्ट करने की बात चली थी इसकी रजामंदी से ही होनी थी, और रजामंदी से होने के लिए कोई दूसरी स्थान युक्त करके और उसकी रजामंदी लेनी थी, उसके अंदर हमारे को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो भी तजवीज़ किया गया एरिया उसको एक्वायर करना था या उसको हरियाणा सरकार से लेना था, ये हमारे हाईवेज वाले ने हमारे को बताया, वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ। लेकिन एक बात अब आपको मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाएगा, इसको यहाँ टोल प्लाजा को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से टोल लेना एक अनिवार्य चीज़ है। अगर हम टोल नहीं लेंगे तो ये टोल जिस तरह से 35-40 किलोमीटर रोजाना बनाने लग जाएंगे, ये संभव ही नहीं हो सकता। कहाँ पहले 11-12 किलोमीटर रोजाना बनते थे, अब 28 किलोमीटर रोजाना देश के अंदर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का आज के दिन फैल गया है, तो टोल प्लाजा ये हट जाएगा बिल्कुल ही, ये तो संभव ही नहीं। सिर्फ ये है कि क्योंकि इसके ऊपर इतना खर्चा होने लग रहा है, ये टोल प्लाजा द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर। सर सवाल मेरा है कि आज की जो हालत है, लोकसभा गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, आपको ही मान लो टिकट मिलती है फिर से, तो कांग्रेस काफी कमजोर है, भगवान राम का जलवा चल ही रहा है, कितने से लीड मान के चल रहे हो? मैं तो अभी टिकट ही मांग रहा हूँ या मतलब घोड़े से पहले आपने घोड़ा गाड़ी आ गई। सर मैंने मान लिया गुड़गांव। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि पिछली बार जितने से मैं जीता था, कितने से? दो भूल मत जाया करो जी, आप अपनी लीड बोल रहे हो, वादे भूल जाते हो सारा। नहीं, पिछली बार से मुझे ये इतना याद है कि मेवात से जब मैं आया था तो मैं हार करके निकला था। इस बार मैं कह सकता हूँ कि शायद मेवात से भी बीजेपी का रुतबा इस तरह से बना है, मेवात से नहीं है बराबर। आपका भी रुतबा है, बीजेपी का भी रुतबा है, कितना जीत मान लो सर? आप जीत ही नहीं कैलकुलेट कर रहे, आबादी दुगनी हो गई है लोकसभा। जीत कैलकुलेट नहीं करी है, कैलकुलेट नहीं, लेकिन पहले से ज्यादा गलत रिपोर्टिंग में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी टिकट देगी। आपने अभी कहा मैं खुद ही टिकट मांगा, जैसा कि आपने अभी प्रटिकटार्थी तो हूँ भाई, और तो हर एक अब आपको लगता है कि आपको भी टिकट मांगने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि एक नामी चेहरा जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं तो कोई ना कोई शर्त जरूर होती है, लेकिन इस बार आप खुद अपने मुंह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं खुद टिकट मांग रहा हूं। मैं टिकट बांटने वाला तो नहीं हूँ ना, मैं तो मांगने वाला हूँ, टिकट बांटने वाले तो ऊपर बैठे हैं। बहुत धन्यवाद।